नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एडिटोरिया का बिहार दरोगा का जो सेट कर रहे हैं उसका आज 8वां सेट लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सेट हम लोग करते हैं इसको बहुत मेहनत से बनाया जाता है। आप ये मत समझिएगा कि हम लोग लिए और आंसर से बस टिक करवा दिए। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि पूरा शुद्धि के साथ, यानी कोई भी इसमें त्रुटि ना हो, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? जो आकस्मिक निधि से जो संबंधित है वो है आपका अनुच्छेद 267। ठीक है, और संचित निधि से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 266। आकस्मिक निधि और संचित निधि क्या होता है? आकस्मिक निधि वो निधि होता है जिस पे सरकार इमरजेंसी में वहां से पैसे निकालती है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान या युद्ध के दौरान जो पैसे निकालती है वो निकालती है राष्ट्रपति के सहमति से। वो पैसा आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? आकस्मिक निधि से। और संचित निधि में जो बजट के दौरान जो बजट में जो पास होता है, वो जो भी पैसा खर्च होता है वो संचित निधि से, बजट से ही पास करवा, संसद से वो बजट के दौरान ही पास करवा लिया जाता है। और जिस पैसे को खर्च किया जाता है उस पैसे को संचित निधि से खर्च किया जाता है। लेकिन जो अनप्लान्ड होता है, जिसका प्लानिंग पहले से न हो, उस पैसे को खर्च करने के लिए राष्ट्रपति से एक साइन ले लिया जाता है और उस पैसे को खर्च करते हैं आकस्मिक निधि से और फिर उसको बाद में संसद से पास करवा लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारीय आयोग के द्वारा किया गया। देखिए, अंतर्राज्यीय यानी कि राज्यों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। इसके जो सदस्य होते हैं ना, प्रत्येक राज्य के जो सीएम होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई वो 1990 में। कब हुई? 1990 में। आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु था 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कब किया गया? ये किया गया 1989 में। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, यह है संघीय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह है मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनावों में मतदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये मौलिक कर्तव्य की सूची में नहीं है। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो ये क्या, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका कि लोक लेखा जो समिति है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की ये समीक्षा करती है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, जो लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ठीक है, और इस जो समिति है ना, लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। जो कैग का रिपोर्ट आता है ना, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, उसी का ये लोक लेखा समिति क्या करती है? उसका ऑडिट जो किया होता है उसका ये जांच करती है। ठीक है, कि कहाँ सरकार का जो पैसा है कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी, ये भी सही है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ये सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये आपका तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। उस कौन कौन से हैं वो राज्य? देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, और तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो इसमें ये दोनों का हो जाएगा। इसमें 2 2 4 हो गए, और कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये विधान परिषद है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे?
तो ये कौन हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, जो HRA है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसका सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल संस्थापक सदस्य थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है ये डलहौजी के समय में हुआ। ठीक है, डलहौजी ने जो हड़प की नीति, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है, इसके द्वारा इसने क्या किया था कि विस्तार किया था अपने भारत के, अपने अंग्रेजी जो सरकार है, यानी जो अंग्रेजी राज्य क्षेत्र है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र, उसका उसने विस्तार किया था। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। तो डलहौजी का जो विस्तार नीति से ये जो है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उसमें विस्तार हुआ था। लेकिन एक डफरिन के जो समय में क्या हुआ था ना, डफरिन के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 के करीब। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो बर्मा को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, और वहाँ पर भी क्या हुआ कि भारत राज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जो अभी एडिटोरिया में जो आपका आंसर है वो दिया हुआ है कि डफरिन के समय में। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज से देखा और पढ़ा था कि डलहौजी के समय में, तो यहाँ पे आप डलहौजी के समय से ही लगाइएगा, शायद वहाँ पे ये गलत हो गया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप भी अच्छे से थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? तो ये कौन थे? मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो देखिए, वायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, बाकी राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ये इंद्र को समर्पित है, इंद्र भगवान को समर्पित है। ऋग्वैदिक जो सूक्त है वो इंद्र को समर्पित है सबसे अधिक। प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तीर्थकर जैनों से संबंधित है, ये जैन से है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो कनिष्क के दरबार से संबंधित पतंजलि नहीं है। ये पतंजलि जो है ये शुंग वंश से संबंधित है, यानी कि शुंग वंश के काल से ये संबंधित है। जो पुष्यमित्र शुंग, कहाँ से? शुंग वंश से। ठीक है, बाकी सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में कदंब, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांडे राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कदंब का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? देखिए, भीम द्वितीय ने किया था। ठीक है, ये गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक के समय में इसके चौथा फ्लोर है, चौथा मंजिल है जो, वो क्या हुआ था? वो एक भूकंप में वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके जगह पे 2 और ही बनवा दिया था, चौथा और 5वें फ्लोर को बनवाया। तो तीनों ने ये संबंधित है और गयासुद्दीन तुगलक संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो किसने किया था? ये शेर शाह सूरी ने किया था। कबूलियत एवं पट्टा जो व्यवस्था का जो शुरुआत है शेर शाह सूरी ने किया था। देखिए, एक कबूलियत पत्र के मतलब आपको कबूल करना होता था, कबूलियत पत्र के माध्यम से आपको पट्टा पे सरकार देती थी जमीन खेती करने के लिए। उसमें ये होता था कि उस वर्ष के लिए आपको कितना लगान देना है ये आपको कबूल करना होता था कबूलियत पत्र के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? ये अकबर ने समाप्त किया था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है। ये 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली अरुंधति राय जो है ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है। इन्होंने 1997 में बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था। इनकी जो पुस्तक है, किस पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद किरण देसाई को, उसके बाद किसको मिला बुकर पुरस्कार? किरण देसाई को मिला। किसके लिए? तो उनका जो बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए उनको 2006 में मिला था। ठीक है, किरण देसाई को। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये किस दिन को मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1957 में 1957 में हुआ था। IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो वारली जो है ये महाराष्ट्र का लोक कला का एक रूप है, महाराष्ट्र का। जैसे मधुबनी जो है बिहार का है। ठीक है, तो वारली किसका है? महाराष्ट्र का है। वैसे ही पट्टचित्र किसका है? उड़ीसा का है। फुलकारी किसका है? पंजाब का है। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ये जो कोड नाम था पहला, स्माइलिंग बुद्धा। ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये स्माइलिंग बुद्धा को ये टेस्ट किया गया था। तो ये 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया। कहाँ किया गया इसका परीक्षण? पोखरण में किया गया, 1974 में। और जो दूसरा हुआ ना, उसका जो कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समय 2 मई 1998 को हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है, तो ये कौन है? कर्नाटक जो है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1950 में। कब मनाया गया? 1950 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, जो वन महोत्सव सप्ताह जो है ना, ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो लाल सिंधी है। कौन सा है? लाल सिंधी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिंगनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो ये है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से है। किससे है? भारोत्तोलन से है। US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये 2022 में जो US ओपन है वो किस खिलाड़ी ने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने। किसने? कार्लोस अल्काराज ने जीता। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? तो वो है, दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपको कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। ये जो इंटरपोल की 90वीं कौन सी है? 90th बैठक है ये, जो अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को? तो पूर्वी जोन के किस जिले को? तो बिहार का जो पूर्वी चंपारण है उसको घोषित किया गया, बिहार के पूर्वी चंपारण को। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित
स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? स्वीडन से है। किस देश से है? स्वीडन से है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये किसके मध्य आयोजित किया गया? मलेशिया के। देखिए अगस्त 2022 में भारत तथा मलेशिया के मध्य उदार शक्ति वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है, ये जो है आपका उदार शक्ति, ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये मलेशिया में आयोजित हुआ। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का जो स्थान है 43वां स्थान है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? लीव नो वन बिहाइंड, तो ये है विश्व खाद्य दिवस। कौन सा? विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। ठीक है, और विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए ये जो सालबुग है वेटलैंड रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये जो है 75वां आर्द्रभूमि के रूप में इसको सूचित किया गया, जो रामसर सूची के लिस्ट में 75वां आर्द्रभूमि के रूप में इसे सूचित किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? तो भारत सरकार ने ये 17 जुलाई 2022 को ये लक्ष्य हासिल किया। देखिए भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य उसने 21 अक्टूबर 2021 को ही प्राप्त कर लिया था, और उसके बाद 200 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य 17 जुलाई 2022 को प्राप्त किया। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो ये जो है 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसकी लंबाई टोटल कितना होगा? 60 किलोमीटर होगा। 60 किलोमीटर, 8 का टोटल का लंबाई 60 किलोमीटर होगा। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को, उनका कब है? 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। 23वां एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। देखिए इसमें क्या है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2022 में जो युवा 2.0 की शुरुआत की है, इस योजना में इसका उद्देश्य है कि 30 वर्ष से कम आयु के जो लेखक हैं उनको प्रोत्साहित करना है और उनको परामर्श प्रदान करना है। ठीक है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो युवा लेखकों को, इसीलिए ये जो योजना स्टार्ट किया गया युवा 2.0। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया स्टोरी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं बिमल जालान। कौन है? बिमल जालान। ठीक है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रोशनी। निम्नलिखित में किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? देखिए कोयला के उत्पादन में प्रथम नहीं है, ये बाकी सब में इसका स्थान क्या है? प्रथम है। तो प्रथम जो स्थान है कोयला के उत्पादन में किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो जो वृक्षावरण जो प्रतिशत है वो कितना है? 2.91 है। कितना है? 2.91। देखिए एक होता है वनावरण, ये है वृक्षावरण। तो वृक्षावरण जो है 2.91 और वनावरण जो है 2021 के रिपोर्ट में वो है आपका 21.71%। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? तो ये किसे चुना गया है?
तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो चुना गया है विनोद वर्मा को चुना गया है, ठीक है, विनोद वर्मा को। जबकि संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो जो बिहार में गरीबी का प्रतिशत है 51.91% है। अगला देखते हैं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो ये है इंग्लैंड। निम्नलिखित में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया? तो ये साइमन स्टील को, किसे? साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है शरत कमल अचंता को। किसको? शरत कमल अचंता को। एक ही व्यक्ति को दिया गया है 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी जो राशि है 25 लाख रुपया होती है, ठीक है, 25 लाख। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पिंडार जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। 1953 में। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो नाल्को की जो स्थापना है वो फ्रांस की सहायता से किया गया। भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? ये देखिए 7 देश जुड़े हुए हैं। कितने देश जुड़े हुए हैं? 7 देश जुड़े हुए हैं। और इसमें जो 7 देश हैं ये है, देखिए, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से, मैं मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो देश है ये मालदीव, ठीक है, जो कि ये लक्षद्वीप, जो भारत की लक्षद्वीप जो है ये भारत का ही हिस्सा है, और इधर अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये, तो यहाँ से मालदीव जो है ये जलीय सीमा से जो संबंधित है लक्षद्वीप से, ठीक है। यहाँ भारतीय जो सीमा यहाँ से तमिलनाडु से जो ये श्रीलंका हो गया, और ये जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर ये जो आपका हो गया ये बांग्लादेश ये हो गया, ठीक है। और इस साइड में, एक मिनट, देखिए ये पाकिस्तान का जो सीमा हो गया यहाँ पे ये वाला वाटर लैंड, और यहाँ पे आप देखिएगा जो इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का जो अंडमान निकोबार से है, और थाईलैंड का कहाँ पे है ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। देखिए ग्रीनलैंड जो द्वीप है ना वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। देखिए ये ऊपर जो है ना, ये ऊपर वाला ये पोर्शन ये आर्कटिक है, और नीचे वाले भाग को जो साउथ में है, नॉर्थ वाले भाग को आर्कटिक और साउथ वाले भाग को अंटार्कटिक बोलते हैं। तो आपका ये जो है ग्रीनलैंड, देखिए आप मैप में, ये है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है, ये है ग्रीनलैंड। आइए, शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भारत और म्यांमार को आपको ये तुजू दर्रा जोड़ता है। ये कहाँ है? ये है मणिपुर में। कहाँ है? ये मणिपुर में है तुजू दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राकापोसी जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। राकापोसी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक नहीं है? देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अपवर्तनांक जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखिए किसी माध्यम में अपवर्तनांक वह संख्या को बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या है, ठीक है। तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल
को बताने के लिए, और वो जो माध्यम की अपेक्षा कितने गुणा अधिक और कम है ये बताता है। उसका कोई मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक का। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का जो उपयोग है वो विभवांतर के मापन में किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का जो आविष्कार है वो हैंस आरेस्टड ने किया था 1819 में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखिए, काइनेटिक एनर्जी, किसी गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है, के ई बराबर जो होता है आपका होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv², 1/2 mv², यानी ये हो गया मास और ये हो गया वेग। तो मास और वेग पर ये निर्भर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्रव्यमान और वेग आपका पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला। अगला देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो न्यूटन का जो पहला नियम है जड़त्व का नियम से जानते हैं, दूसरे नियम को संवेग के नियम से, क्योंकि F बराबर क्या हो जाता है ma, फोर्स का F बराबर ma, यही संवेग के नियम से जो है जाना जाता है दूसरे नियम को। और तीसरे नियम को कृत्या जो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी जैसे किसी बॉल को आप किसी दीवार पे फेंकते हैं तो उधर से रिटर्न आता है, आपने बल लगाया हाथ से, उधर से दीवार ने उधर से बल लगा दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये आपका हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो जी बराबर होता है वो होता है जी, ये जो जी है ये आपका जो कैपिटल जी एम ई बटा में आर ई, मतलब एम ई जो है ना ये अर्थ का मास है, ये जो किसका मास है ये आपका पृथ्वी का मास, और ये आर ई जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये आपका कांस्टेंट है जी, जो ये आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है वो घटता है, तरंगदैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ है वो कम हो जाता है। जैसे देखिए, जो तरंग बराबर यानी कि जो तरंग का वेव जो भी बराबर होता है आपको आवृत्ति इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर आपको आवृत्ति निकालना है तो आवृत्ति यदि बढ़ाइएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? अगर यहां से अगर मैं बोलूं कि आवृत्ति बराबर v बाई वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा कब? जब यहां से आवृत्ति बढ़ेगा, जब वेवलेंथ जो डिवाइड में है ये कम होगा तब। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो ये जो है r बराबर 2f, जो इसका वक्रता त्रिज्या जो होता है किसी दर्पण का वो फोकस दूरी के दुगनी होती है, फोकस दूरी का दुगना होता है। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? देखिए, किसी माध्यम में जैसे एक प्रिज्म है, ठीक है, अब इस प्रिज्म से एक प्रकाश इधर से जा रही होती है, ठीक है, और यहाँ जैसे ही माध्यम से ये निकलने के बाद यहाँ से क्या हो गया, जिसका झुकाव हो गया, इसको अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के जो झुकाव हो जाता है उसको अपवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है उसको चालकता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? ये बर्जीलियस ने दिया था। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो ये द्रव्यमान संख्या जाना जाता है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 4 होती है। कितनी होती है ग्रेफाइट परमाणु में? 4 होती है। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए देखते हैं ऑप्शन। तो इसका जो है ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा
गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, उसके आयतन पर निर्भर करती है। ये जो कथन है ये गलत है, ये कथन गलत है। ठीक है, आपका ए गलत है, क्योंकि जो आर होता है ना, जो आर होता है यानी कि जो गैसों के विसरण का जो दर होता है वो क्या होता है, वो उसके द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि वॉल्यूम पर निर्भर करता है, वो गलत है। ठीक है, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी सही है। तो कथन, सारे कथन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। आप देखिएगा आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी है वो इस साइड में कॉर्नर में एक हाइड्रोजन ही है, जो ये बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु है वो है हाइड्रोजन। निम्न में से किसका प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो किसका? ध्रुवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, ध्रुवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो किसे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो निकेल और लोहा को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? तो आर्कनोलॉजी जो है, आर्कनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ARACHNOLOGY, आर्कनोलॉजी। ठीक है, पेशी उत्तक कितने प्रकार की होती है? तो पेशी उत्तक 3 प्रकार की। रेखीय पेशी उत्तक, अरेखित पेशी, देखिए रेखित पेशी उत्तक, अरेखित पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक। ठीक है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कि आनुवंशिक विविधता। जब एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की जो आनुवांशिक भिन्नता है उसको बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। ठीक है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो जंतुओं का जो सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में मतलब ये जितने भी जंतु हैं ना पृथ्वी पर, उसके 2/3 मतलब 3 भाग में से 2 भाग वो आर्थ्रोपोडा समूह के ही हैं। आर्थ्रोपोडा समूह में जो आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होता है वो सिर, वक्ष जिसको चेस्ट बोलते हैं और उदर जिसको पेट बोला जाता है से विभक्त होता है, मतलब उससे मिलकर बना होता है, उसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। मतलब सिर उसमें हो, चेस्ट भी हो, पेट भी हो, वैसे समूह को, मतलब वैसे को। ठीक है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? जो उसके हार्ट में जो चैम्बर होता है कितने होते हैं? तो वो 4 होते हैं स्तनधारियों में। ठीक है, अगला देखते हैं, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो सेब के फल में जो लाली का कारण है वो है एंथोसायनिन। क्या है? एंथोसायनिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। देखिए, एक तरफ ये दिया है सबसे छोटा बीज। अब सबसे छोटा बीज किस चीज का होता है? तो ये आर्किड का होता है। किसका होता है? आर्किड का सबसे छोटा बीज। सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है वो किसका होता है? तो सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया है। कौन सा है? बुल्फिया है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है, ठीक है, गैलीसेप्टिकम जो है किसका है? माइकोप्लाज्म की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो ये है वाई.वी. रेड्डी समिति का। ठीक है, 1998 में वाई.वी. रेड्डी ने जो है ये कौन थे? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में ये समिति गठित हुई थी। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपए की जो परिवर्तनीयता का तात्पर्य ये है कि
रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने की अनुमति हेतु। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे रुपए को डॉलर में बदलना है या डॉलर को रुपए में बदलना है, ठीक है, तो किसी भी दूसरे मतलब किसी भी चीज़, किसी भी मुद्रा को दूसरे मुद्रा में आपको चेंज करने की जो करेंसी चेंजिंग है उसी को बोलते हैं रुपए परिवर्तनीयता। अगला देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। कब हुआ? 1949 में, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था ना, ये 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था आरबीआई का, और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचानवे, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक। मूल उद्योग, देखिए मूल उद्योग क्या है? ये जो कोर सेक्टर बोलते हैं ना, कोर सेक्टर, इसी को बोलते हैं मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो ये किसको? रिफाइनरी उत्पाद को सर्वाधिक। देखिए मूल सेक्टर, जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर में टोटल 8 उद्योग आते हैं। जैसे आपने पिछला एक आपने सेट किया था, उसमें दिया था कि निम्न में से कौन से कोर सेक्टर से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कोर सेक्टर से संबंधित कौन कौन से आते हैं कोर सेक्टर में, ठीक है। जैसे कोयला का, जैसे कोयला जो है, कोयला से रिलेटेड जो भी है तो वो आता है कोर सेक्टर में। बिजली उत्पादन से संबंधित, कच्चा तेल से, रिफाइनरी से, ठीक है। और आपका देखिए इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, विद्युत उत्पाद हो गया, जो उर्वरक खाद वगैरह हो गया, गैस, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या आते हैं? रिफाइनरी। ये सब सारे जो है ये कोर सेक्टर में आते हैं। किस में आते हैं? कोर सेक्टर में। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 96 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 आपका हो जाएगा डी। 98 का बी हो जाएगा ऑप्शन आपका, 98 का बी, ठीक है। और 99 देखिए, जो 99 है आपका, 99 का हो जाएगा डी। और 100 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका ये जो सेट है ख़त्म हुआ। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा? अगर आपको जो भी चीज़ें आपको बतानी हो कि मुझे ऐसे इसमें और बदलाव करनी चाहिए, या मुझे किस तरीके से मैं क्या गलत कर रहा हूँ इसमें, आप थोड़ा सा सुझाव ज़रूर दीजिएगा मुझे। और जो भी आप लोगों का सुझाव होगा मैं उसके अनुसार बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद।